Basin versus Union of India. Perhaps it is the first case where right to trade, right to business, right to occupation through internet, because the internet was shut down, was challenged, and it is a part of right to freedom speech and expression as well as right to practice profession, trade, business, occupation. तो इसका ये केस लॉज था इस पे, और ये 2020 का है और लेटेस्ट केस लॉज है. तो इस पे हम देखेंगे किस तरीके से जो वन साइड द राइट ऑफ द स्टेट टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन इन द टर्म्स ऑफ blocking the internet, the other side the rights of the journalist, rights of the common man, rights of the traders. So the balance has to be construed, and the Supreme Court in this case well laid down some certain principles, the principles of the proportionality, कि जितना ज़रूरत है उतनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कीजिए. अगर इफ समथिंग सम सिचुएशन हैज़ बीन मे बी टैकल्ड बाई वेरी लिमिटेड अल्टरनेट एक्शन, तो प्लीज़ डोंट इम्पोज द हैवी रिस्ट्रिक्शंस. यानी मेरा कहना मतलब ये है कि अगर कोई टारगेट आपको एक गोली से मारा जा सकता है तो आपको उसके लिए मिसाइल दागने की ज़रूरत नहीं है, इन सिंपल वे. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ें हेल्ड की हैं. तो लेट अस सी, इसमें अनुराधा बेसिन जो थी ये आपकी द ट्रिब्यून कश्मीर टाइम्स की आपकी चीफ एडिटर थी, श्रीनगर बेस्ड थी. तो हुआ क्या कि इनका बिजनेस, तो देखिए आज आपको पता ही है कि वो टाइम चला गया जब प्रिंट मीडिया चलता था, लेकिन आज प्रिंट मीडिया के अलावा दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और आपका ये काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है. और जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स करती हैं, जो पिक्चर्स आती हैं वो थ्रू नेट से आती हैं. तो उन्होंने देखा कि जब हुआ क्या कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 2 अगस्त को क्या हुआ कि J&K गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकालती हैं J&K गवर्नमेंट कि भई आप जो टूरिस्ट हैं वो J&K को छोड़ दें. ये है 2 अगस्त 2019 का. फिर क्या हुआ कि बाद में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए. उसके बाद फिर 4 जो है अगस्त को क्या किया कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर. और 5 अगस्त 2019, दैट हिस्टोरिकल डे, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द J&K ऑर्डर 2019 वॉज इशूड. और इस तरीके से जो J&K जो एक फुल फ्लैश स्टेट था, दैट वॉज कन्वर्टेड इनटू 2 UTs. स्टेटस वॉज चेंज फ्रॉम स्टेट टू UT, यूनियन टेरिटरी. तो इस तरीके से जो ये आपका ऑर्डर था 5 अगस्त 2019 को, तो इससे क्या हुआ कि सारे की गवर्नमेंट क्या है कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रही थी. जैसे 2 को कुछ ऑर्डर किया, 3 को किया, 4th किया, फाइनली ये इम्पोज किया. तो गवर्नमेंट क्या है कि सिस्टमेटिक चली ताकि जो J&K में है जो पीस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो पाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए. अगर सडनली एकदम ऐसा डिक्लेयर हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा क्योस हो सकता था. तो यहाँ पर कुछ जो इश्यूज हैं, इसमें अनुराधा बेसिन जो हैं वो कोर्ट जाती हैं. देखिए J&K में क्या है कि इंटरनेट शट डाउन हो गया तो सारे बिजनेस जो फ्लॉप थे. आपको पता कि कोरोना के टाइम में आपकी जो एजुकेशन थी, जो क्लासेस थी स्कूल की, कॉलेज की या आपके प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन था. तो जब ये ऑनलाइन सारा चल रहा था और देश के बाकी कॉर्नर में सभी स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे थे, बिजनेस फ्लोरिश हो रहे थे, लेकिन J&K अकेला ऐसा स्टेट था कि जहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो गया था. तो फिर अनुराधा बेसिन जाती हैं कोर्ट में, और गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के उस समय राज्यसभा के MP थे वो भी जाते हैं. एक और भी पेटिशनर थे, उन्होंने तो बाद में विड्रॉ भी कर लिया था. तो इस तरीके से ये फिर क्लब हो जाती हैं. तो सबसे पहले इन्होंने डाली थी तो इसलिए कि अदर्स हो जाता है फिर बाद में जो नाम है आपको पता ही है. तो अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये कोर्ट में जाते हैं कि भाई मेरे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पा रही है और मैं अपना पेपर प्रिंट नहीं कर पा रही हूँ, और इससे लोगों का क्या है कि मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, साथ में मेरा क्या है कि मेरा बिजनेस भी फ्लॉप हो रहा है, मेरा ऑक्यूपेशन भी फ्लॉप हो रहा है. तो ये सारी की सारी पली ली गई. तो कोर्ट ने फाइनली 5 जो इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई किए. क्या इशू था? वेदर द गवर्नमेंट कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर. अब देखिए क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ने 1 by 1 करके बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर दिए. किसी में इंटरनेट शट डाउन कर दिया, जैसे सबसे पहले कश्मीर में किया, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में किया, फेज वाइज भी किया. तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहे. तो क्या इस तरीके से, और फिर कोर्ट में सरकार ने ये भी कहा, स्टेट ने, कि वी आर इम्यून, वी आर नॉट बाउंड टू प्रोड्यूस ऑल दीज ऑर्डर्स. ठीक है ना. तो ये भी कोर्ट ने कहा. तो अब ये भी क्वेश्चन आया
क्या स्टेट इम्यूनिटी ले सकती है कि जिस ऑर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं, जिस ऑर्डर के थ्रू लोगों की लिबर्टी कंट्रोल हो रही है, तो क्या स्टेट को एग्जम्प्ट किया जा सकता है कि उन ऑर्डर्स को प्लेस ही ना करे रिकॉर्ड पे जज के सामने? सेकंड, whether the freedom of speech and expressions and the freedom of practice any profession or to carry on any occupation, जैसे इस बासीन का प्रिंटिंग का ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस ओवर द इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए ये तो पहले डिसाइड हो चुका है, प्रिंट मीडिया जो है वो दैट इज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये शायद पहला केस आया हो जिसमें आपका ओवर इंटरनेट कि ये भी एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का। तो मैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इट इज़ वेरी फ्लूइड एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे जैसे सिचुएशन आती है तो वैसे वैसे इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। तो यहाँ पर ये चीज़, और फिर क्या है कि अगर आप आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है ना, 19(1)(g) आपने देख लिया होगा, आपका यही है टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है ना, ओवर इंटरनेट। अब ओवर इंटरनेट इज नो वे रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिजनेस और ऑक्यूपेशन में बी कैरिड आउट थ्रू वेरियस मीन्स। नाउ इट इज इनएविटेबल, एवरीबॉडी नोज कि भाई आपका नेट के बगैर काम चलना नहीं है। तो एक ये हुआ। थर्ड, तो वेदर द गवर्नमेंट्स एक्शन ऑफ प्रोहिबिटिंग इंटरनेट एक्सेस इज वैलिड, तो क्या अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का एक्शन ये वैलिड था, असेसिबिलिटी, वो भी इनडेफिनेट टाइम के लिए। वेदर द इम्पोजिशन ऑफ द मोमेंट रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 140 ऑफ द सीआरपीसी, आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो मोमेंट है, फ्रीली मोमेंट है अपना राइट आर्टिकल 19 में, लेकिन क्या उसको फ्रीक्वेंटली सीआरपीसी में प्रोहिबिटरी ऑर्डर के थ्रू 144 सीआरपीसी जो है, आई थिंक सीआरपीसी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, क्या इस तरीके से डीएम जब चाहे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे, फ्रीक्वेंटली 1 by 1 के बाद ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है 144 में फॉर इंडेफिनिट टाइम विदाउट रिव्यूइंग। Whether the freedom of the press of the petitioners in the writ petition number this was violated due to the restrictions, और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है अनुराधा बासीन की जो गए, तो क्या ये वायलेट हो रही है इनकी जो फ्रीडम है प्रेस की, ठीक है ना। और राइट टू इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये कॉलेक्ट करके न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं कर पाएंगी, आम जनता को पता नहीं लग पाएगा कि क्या हो रहा है, तो मतलब कंप्लीटली ये क्या है कि ब्लॉकेट टाइप सिचुएशन हो जाती है। तो ये दीज 5 इश्यूज वर टेकन अप बाय द ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब अटॉर्नी जनरल जो कहते हैं, अब देखिए इतना सीरियस केस था तो उसमें अटॉर्नी जनरल भी वैसे अटॉर्नी जनरल खुद बहुत रेयर केसेस में अपीयर होते हैं, जनरली आपका सॉलिसिटर जनरल साहब होते हैं या फिर AAG अपीयर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन अटॉर्नी जनरल बहुत रेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में अपीयर होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें अपीयर हुए। अटॉर्नी जनरल आर्ग्यूड द रिस्ट्रिक्शंस वर ए मेजर टू प्रिवेंट द टेररिस्ट एक्ट and were justified considering the history of the cross-border terrorism and internal militancy that has long plagued the state of Jammu and Kashmir. The Attorney General recalled that similar steps had been taken in the past. For example, in 2016, after a terrorist had been called there. तो तब अगर 2016 का मैं एक आपको इंसिडेंट याद दिलाऊं तो यहाँ पे बुरहान वानी था, एक अनंतनाग बेस्ड टेररिस्ट, ठीक है ना, कमांडर था वो, और जब 2016 में तो कई महीने तक काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी JNK में, ठीक है ना, तो उसको एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपके अटॉर्नी जनरल साहब ये कोर्ट को ये दिखाना चाह रहे थे कि सिचुएशन इतनी वोलेटाइल एक ही टेररिस्ट से हो गई थी, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज इंटरनेट इज़ अ वेरी फास्टेस्ट मोड ऑफ डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई भी फोटो है मॉफ करके उसको आगे रिसेंड करते जाएंगे, तो इट में क्रिएट द टेंशन विद इन फ्यू आवर्स द इंटायर स्टेट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसलिए हमने इंटरनेट ब्लॉकेट किया सबसे पहले। और आप देखते भी हो कि जहाँ भी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इंटरनेट को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है ना, या फिर उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी। कुछ इस तरीके के डिफरेंशिएटेड एंड रेगुलेटेड मेजर्स लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं कि देखिए, जो यही इनकी प्ली थी कि जो JNK इज वेरी हॉस्टाइल स्टेट्स, एक लॉन्ग हिस्ट्री है इसके साथ, तो यहाँ पर किसी तरीके का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब ये क्या कहते हैं, स्टेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स लाइफ। ये ऑल्सो, तो एक साइड द सिटीजन्स लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट और द बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, स्टेट यहाँ ये कह रही है, स्टेट की बिहाफ पे।
He also argued the facts laid down by the petitioner were false, exaggerated the effects of the restrictions. Particularly, he noted the individual movement had never been restricted. The restrictions were imposed only in certain areas, were relaxed soon after that all the newspaper, television, radio channels were functioning. और बोला कि ये भी हमने किसी किसी जगह पे रेगुलेटेड फॉर्म में लगाया है और न्यूज़पेपर ऑलरेडी दोबारा से, क्योंकि देखिए जब पहले तो क्या होता है कि कोई भी है पेटिशन को थोड़ा टाइम वेट करता है, फिर वो पेटिशन वगैरह ड्राफ्ट करेगा, फिर वो कोर्ट में मैटर आएगा, बाय दैट टाइम लग जाता है, और एक्चुअल जब केस जब हियरिंग पे आता है तो वो चीज़ें काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी डाइल्यूट हो सकती हैं या उनका इफेक्ट्स थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी कहा कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिस्टोर हो भी रही हैं अब जब जिस दिन हियरिंग पे आए। तो कोर्ट्स हैव, और कोर्ट ने ये भी कहा इन्होंने कि कोर्ट्स के पास क्या है कि लिमिटेड जुडिक्शन है टू क्वेश्चन द जजमेंट इन द इश्यू द नेशनल सिक्योरिटी, और जब नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है तो कोर्ट्स के पास भी बहुत लिमिटेड जुडिक्शन होती है इस तरह के मैटर्स को टेकअप करने के लिए। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट ये कहना चाह रही है कि जुडिशरी को दूर रहना चाहिए इस तरह के मैटर्स पे जहाँ स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी एट थ्रेट हो। खैर ये तो दोनों साइड से प्ली चलती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने, द इंटरनेट वॉज नेवर रिस्ट्रिक्टेड इन द जम्मू एंड लद्दाख रीजन। ये कहने कि जम्मू और लद्दाख में नहीं था, हमने कश्मीर रीजन में किया है। He added the social media which allowed the people to send the message and communicate with the number of the people at the same time could be used as a means to incite violence. Incite violence एक restrictions है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में देखेंगे जो 9 restrictions दे रखी है। According to him, the internet allowed for the transmission of the false news or fake image, which were then used to spread violence. Further claimed the dark web allowed the individual to purchase the weapons and illegal substances. देखिए ये डार्क वेब क्या होता है कि कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर से चलती हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे सारा का सारा आपको जो हर एक को एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी हर एक नॉर्मल उससे। और मैं देख रहा था कि इसको मैंने फर्दर सर्च किया, ये डक गो, SCI हब, प्रो पब्लिका, इस तरह कुछ साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जिसको हम डार्क वेब के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली टेररिस्ट वगैरह और वो इनको सर्च करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसके इम्प्लीकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, फिर सॉलिसिटर जनरल ने ये भी आर्गूमेंट से रिजेक्ट किया, द फ्री स्पीच स्टैंडर्ड्स दैट रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर अप्लाई टू द इंटरनेट ऑन द ग्राउंड्स देयर डिफरेंसेस वर टू ग्रेट। ही एक्सप्लेन्ड द वाइल्ड न्यूज़पेपर ओनली अलाउड वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे स्टेट ने भी कोशिश की है कि देखिए जो न्यूज़पेपर के थ्रू आता है ना दैट इज़ बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन आपको इंटरनेट के थ्रू क्या होता है कि यू आर रिस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली, आप जिस भी उस पर वेबसाइट पे हो, तो इट इज़ अ टू वे एंड वेरी फास्ट कम्युनिकेशन हैविंग मच लार्जर इम्प्लीकेशन देन द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला इस तरह की सारी ये देखो आपको गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो पहला इश्यू लेते हैं हम, फर्स्ट वेदर द गवर्नमेंट कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर जितने जो उन्होंने प्लेस किए। तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने माना कि स्टेट हैड टू प्रोड्यूस द ऑर्डर्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। It began by noting the difficulty it had experienced in determining the legality of the restrictions when authorities had refused to produce the orders imposing said restrictions, citing एक राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस आया था। तो यहाँ कोर्ट ने जब स्टेट ने कहा कि वी आर नॉट बाउंड टू प्रोड्यूस दीज रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है ना, इन पब्लिक इंटरेस्ट और ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही प्ली पहले भी आई थी 2011 में राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। तो कोर्ट को बहुत सारी दिक्कत आई थी लीगलिटी डिसाइड करने में उस केस में। तो दिस टाइम वी विल नॉट हियर दिस प्ली, ठीक है, कोर्ट ने बात कही। तो कोर्ट एक्सप्लेन द स्टेट हैड एन ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द राइट टू रेमेडी एज एस्टेब्लिश इन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट रिटायरेटेड नो लॉ शुड बी पास्ड इन सीक्रेट बिकॉज ऑफ एन एंटिसिपेटेड डेंजर टू द डेमोक्रेसी और सच एक्ट्स मे इंटेल a popular government without popular information or the means of acquiring it, but a prologue to the farce or tragedy, perhaps both. The court would be the body to weigh the state privileges against the right to information and decide what portions of the orders could be hidden or redacted. देखिए एक redacted वर्ड क्या होता है, आपने शायद मे भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ये redacted क्या होता है कि जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है 4 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की, उसको एक पैराग्राफ में समराइज करके दे देंगे कोर्ट में। तो स्टेट क्या था कि स्टेट वो सारे ऑर्डर्स देना चाह रहे थे, तो स्टेट ने सिर्फ एक क्या हुआ, एक पैराग्राफ या एक पेज का बना के दे दिया, दिस इज रीएडिक्टेड, ठीक है ना, रीडेक्टेड। सुनाई बात आपको।
तो कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीज़ें इनसे काम नहीं चलेगा, आप दिखाइए, फिर हम देखेंगे कि जस्टिफाइड है कि नहीं है, किस ग्राउंड्स पे आपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं। अब देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, अगर आप जजमेंट नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड नहीं पता लगेंगे, अंदर की बातें नहीं पता लगेंगे। तो यहां कोर्ट ने बोला पहले पॉइंट पे कि यू कैन नॉट क्लेम एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन फॉर प्रोड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स। वी वांट टू सी द ऑर्डर्स ऑन व्हाट बेसिस दे हैव बीन प्रोमulgated। ठीक है, डिड द रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री ट्रेड एंड वोकेशन, जो नेक्स्ट वाला था। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, द फर्स्ट कोर्ट रिपीटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression guaranteed under Article 19 of the Constitution extended to the internet also. The court recalled its extensive jurisprudence that extended protection to the new medium of expression in Indian Express versus Union of India. The Supreme Court ruled, ये Indian Express जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ये 1985 का है। The Supreme Court ruled that freedom of speech and expression protects the freedom of print media, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर एक केस ओडिशा कम्युनिकेशन लिमिटेड वाला केस आया 1988 का। इट वॉज हेल्ड द राइट ऑफ द सिटीजन टू स्क्रीन फिल्म was a part of the fundamental right of the freedom of expression. The online expression has become one of the major means of the information diffusion. Accordingly, it was integral to the enjoyment of the freedom of speech and expression guaranteed by the Article 19(1)(a), but also could also be restricted under Article 19(2). अब कोई बोलता है, देखिए आपने पद्मावत मूवी आई है, और कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी मूवी निकाल दी, ठीक है, इट इज़ द राइट ऑफ द प्रोड्यूसर टू मेक द मूवी एंड टू गेट इट स्क्रीन्ड ऑन सिल्वर स्क्रीन, ठीक है, बट द सेंसर बोर्ड में रिस्ट्रिक्ट इट, ठीक है ना, गिव द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द कैटेगरी और द कंटेंट, जिस कंटेंट के बेस के, या स्टेट में पार्टिकुलर, आपने देखो कई मूवीज को क्या था कि स्टेट कई बार उस क्या होता है टैक्स में भी रिबेट दे देता है, ठीक है ना, देखा होगा कि ताकि सस्ती टिकट जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वट एवर मे बी द रीजन्स। दूसरी बात, स्टेट बैन भी कर सकता है उस मूवी को, आपने देखा ऐसा हुआ है पहले भी, तो अंडर व्हाट, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 जो 2 में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे वायलेंस फैल सकता हो, स्प्रेड, ठीक है ना, तो ये प्रिकॉशन मेजर लेती हैं। तो 19, लेकिन ये कोई ना कोई क्या है कि लॉ के द्वारा सपोर्टेड हो, जो ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं आपकी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस में, उसकी कैटेगरी में फॉलो होता है, उसमें कवर होता है, तब आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। तो ये कि बैलेंस है, तो इश्यूज बनते हैं, कोर्ट फिर बैलेंस देखता है। तो कोर्ट ने यहाँ इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि कोर्ट कंक्लूडेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुड इम्पोज कंप्लीट प्रोविजन आल्सो। कोर्ट ने तो बोल दिया बिल्कुल कंप्लीटली भी शट डाउन कर सकता है स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द सिचुएशन कि कितनी खराब हो सकती है। लेकिन साथ में ये भी कहा, इन सच केसेस द कंप्लीट प्रोविजन शुड नॉट एक्सेसिवली बर्डन फ्री स्पीच एंड द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन व्हाई लेसर अल्टरनेटिव would be inadequate. Lastly, whether a restriction amounts to the complete provision is a question of facts to be determined by the court on the circumstances of each case. तो यानी कोर्ट ने ये कहने की कोशिश की है इसमें कि भैया यू मे इम्पोज कंप्लीट प्रोविजन आल्सो, कंप्लीट कर सकते हो आप शट डाउन, ठीक है ना, लेकिन आपकी पहले देखिए कि अल्टरनेट लेसर डिग्री के अगर आप ऑप्शन देख सकते हैं, उससे काम चल सकता है, तो वो पहले वो इम्पोज कीजिए, डोंट रन टू द मैक्सिमम प्रोविजन और कंप्लीट, ठीक है ना। तो कोर्ट ने ये कहा जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो वो कोर्ट ने हेल्ड की, दोबारा से रिटेरिएटेड की। तो दिस इज द, कई बार ये पूछा जा सकता है, प्लीज एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना। भैया आपको अगर लेसर डिग्री का फीवर है तो यार लेसर डिग्री की टेबलेट सफिशिएंट है, आपको हायर डिग्री का ट्रीटमेंट थोड़ी चाहिए, देयर इज सम प्रोटोकॉल ना अडॉप्टेड बाय द डॉक्टर्स। तो सेम वही है। एक यहां पे कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट नोटेड द वॉर ऑन टेरर वाज अनलाइक टेरिटोरियल फाइट्स एंड ट्रांसग्रेस्ड इनटू द अदर फॉर्म्स अफेक्टिंग द नॉर्मल लाइफ, बट इट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए यहां पे एक मॉडर्न डेंटल कॉलेज का भी केस आया था इससे पहले, तो वह 2016 का केस है।
It found that no constitutional right can be claimed to be the absolute, considering the interconnectedness of the all rights. Accordingly, could be restricted. In that judgment, court also found that where there are tension between the fundamental rights, they may be balanced against each other so that they harmoniously coexist with each other. देखिए ये जो 3 लाइन है ना, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएंगी, ऐसे राइटिंग में काम आएंगी, कहीं पे भी डालने में काम आएंगी. अगर ऐसा कोई राइट है कुछ के फंडामेंटल राइट्स में वो उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, वो उसको थोड़ा इन्फ्रिंज कर रहा है, जब ऐसी सिचुएशंस हो एक ही उस पर काफ़ी सारों को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो मॉडर्न जो डेंटल कॉलेज है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस एक दूसरे से ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स का, और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने इसमें दी, इस केस में भी. तो कोर्ट बार बार यही कोशिश करता है. देखिए स्टेट तो चाहती है कि स्टेट ने जो एक्शन ले दिया उसको जस्टिफाई करेगी स्टेट. अब स्टेट की अप्रोच अलग है एडमिनिस्ट्रेशन करने की. जुडिशरी बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो वो आपका बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस आपस में दोनों चीज़ों में हो. ठीक है. अब यहाँ पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आउटलाइन डिफाइन की. क्या क्या टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या क्या है? द गोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी लेजिटिमेट. अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ये स्टेट ने किस लिए लगाई थी? पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को उसको थ्रेट है उसके उसमें एंटिसिपेशन में लगाई. तो इन्होंने बोला कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसका जो गोल है वो लेजिटिमेट होना चाहिए. तो ठीक है, लेजिटिमेट की कैटेगरी में आएगा. लेट अस सी. सेकंड, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी नेसेसरी, और उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी हो. थर्ड, द अथॉरिटीज मस्ट कंसीडर इफ अल्टरनेटिव मेजर्स टू रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट, और ये देखना चाहिए कि अगर कोई अल्टरनेट रेमेडी, अल्टरनेट वे अवेलेबल है तो उसको फॉलो करें, अगर नहीं है तो देन यू कैन गो टू द मैक्सिमम स्टेप. फोर्थ, द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर मस्ट बी टेकन. वही बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं कि लेसर डिग्री का लीजिए पहले, और रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू. और जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर्स, all the orders of placed and put under this thing, the issued under the 144, ठीक है ना, या टेलीग्राफिक एक्ट में आपका वो सारे के सारे ऑर्डर्स जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट होंगे. तो कोर्ट विल डिसाइड. तो यहां पर कोर्ट ने यही, तो अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लीगलिटी ऑफ द इंटरनेट शटडाउन. अब यहां पे बात आती है कि जो इंटरनेट शटडाउन है, देखिए, हैविंग लेड आउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, द कोर्ट टर्न टू असेसिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन. तो कि अब देखिए जो आपका यहाँ पे सारा मामला आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू ऑनलाइन, थ्रू इंटरनेट, बिजनेस थ्रू इंटरनेट. तो क्या इस पे आप जो इंटरनेट शटडाउन है इसकी लीगलिटी क्या है? तो यहाँ पे इसमें आपके कुछ थे जो चैलेंज किए गए. टेलीग्राफिक एक्ट की भी बात आई थी इसमें. ठीक है. तो टेलीग्राफिक एक्ट में बता देता हूँ, सेक्शन 7 ये कहता है इसका कि भाई आपका जो सस्पेंशन होगा वो आपका सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करेगा, जो सीनियर आईएएस होते हैं काफ़ी. अगर उनकी उसमें वो नहीं है तो स्टिल ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कर सकता है, वन डाउन जो आईएएस ऑफिसर है. ठीक है ना. तो इस केस में यहाँ पे देखा गया कि इवन यहाँ पे आईजी लेवल पे भी वो इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर मिले कोर्ट को. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका ये टेलीग्राफिक एक्ट पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ. फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरनेशनल कोविनेंट्स का भी जिक्र किया, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी जिक्र किया. और यहाँ पर घूम घाम के बात ये आती है, कोर्ट नोटेड द सस्पेंशन रूल्स डू नॉट इंडिकेट द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर. नॉनदलेस, considering the principle of the proportionality, court opined indefinite suspension, the key line, the indefinite suspension is impermissible under law. यानी आप एक एनजीओ है, उसको देख लेना, फ्रंटियर बियॉन्ड बॉर्डर्स, पता नहीं कुछ ऐसे नाम से एक एनजीओ आता है, मैं उसका नाम भूल गया एग्जैक्टली. तो वो एक डाटा निकालते हैं हर साल, तो वो बताते हैं कि किस कंट्री में शटडाउन कितने टाइम रहा है. तो बाई चांस उस समय ये सारी रिपोर्ट्स दी गई तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शटडाउन मिला, इंटरनेट शटडाउन बहुत फ्रीक्वेंटली. ऐसे तो आपका सोमालिया या दूसरे कंट्रीज हैं जो डिस्टर्ब है तो इंटरनेट शटडाउन होता रहता है, मतलब इट हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवेयर. लेकिन जैसे अगर आप यू गो टू द यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वेल डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन बहुत एक अजीब सी नज़र से देखा जाता है. इतना फ्रीक्वेंट वहाँ इंटरनेट शटडाउन नहीं होता है, until unless
बहुत कोई ऐसी कंपेलिंग रीजंस ना हो। तो कोर्ट ने यही कहा है इसमें कि आप जो इंटरनेट है वो हमेशा के लिए शट डाउन नहीं कर सकते। हमेशा नहीं से मतलब आप उसको रिव्यू कीजिए, लगाया आपने एक बार, उसको रिव्यू देखिए, अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है तो उसको रिव्यू कीजिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CRPC। अब यहाँ पे जो डीएम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कॉरस्पॉन्डिंग अपने रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुडिक्शन में जो आपके सेक्शन 144 में ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स इम्पोज किए जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है पेटिशन आर्ग्यूड द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। देखिए अब यहाँ पर ये बात आती है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पब्लिक ऑर्डर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, इट अफेक्ट्स द इंटायर स्टेट, इंटायर नेशन। सुनिए बात, तो दैट्स वाई आई हैव ट्राइड, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कोई थ्रेटन हो गया तो इट मीन्स एवरीथिंग इज एट स्टेक। लेकिन जब आप पब्लिक ऑर्डर देखोगे तो उससे थोड़ा सा लेसर डिग्री का मिलेगा, और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे जाओगे तो उससे लेसर डिग्री का और जाएगा। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आपकी है तो आप समझ पा रहे हो। तो जनरली जो डीएम्स वगैरह होते हैं वो जनरली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। एसएसपी या डीएम वो जनरली अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द थ्रेट इज अ वेरी बिगर इश्यू। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ पे कोर्ट ने इसके थ्रू समझाने की कोशिश की है। द कोर्ट कंक्लूडेड द पावर अंडर सेक्शन 144 कुड बी एक्सरसाइज, नो डाउट, नॉट ओनली वेयर देयर एग्जिस्ट प्रेजेंट डेंजर बट आल्सो व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर। यानी ऐसा नहीं कि खतरा आ गया लेकिन ऐसा चांसेस लग रहा है तो तभी भी किया जा सकता है। However, the danger contemplated should be in the nature of an emergency for the purpose of the preventing obstruction and annoyance or injury to any person lawfully employed. Power cannot be used to suppress the legitimate expression and should be used only in the presence of the material facts justifying its jurisdiction. तो यहाँ पे कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, आप emergency type situation no doubt likely to get in that situation, still you can impose, but you have some compelling reasons to impose it. डोंट इम्पोज इट ब्लाइंडली। यानी कोर्ट बार बार यही कहना चाह रहा है कि भाई आप ऐसे मत करो, प्लीज सी द सिचुएशन। देखिए अब कोर्ट तो पढ़ के ही जो रिकॉर्ड है उसी पे बेस कर सकता है। तो डीएम अपने उसमें एज ए ऑफिस में बैठ के जो रिपोर्ट्स आती हैं आईबी की या पुलिस डिपार्टमेंट की, और उसके अकॉर्डिंगली या ऊपर से गवर्नमेंट के जो ऑर्डर आते हैं तो इम्पोज कर दिए जाते हैं। अब बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब मेन जो जिसके लिए गए थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ द पेटिशनर, ठीक है ना, जो वायलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शंस, जो नेट की रिस्ट्रिक्शंस लगी। तो कोर्ट इंटरप्रेटेड द पेटिशनर्स टू क्लेम द इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन डिड नॉट नेसेसरली हैव ए डायरेक्ट बट एन इनडायरेक्ट एज वेल एज ए chilling effect on the freedom of expression. However, the court found the petitioner failed to offer the evidence that the restrictions restricted the publishing of the newspaper in Jammu and Kashmir or to challenge the state's arguments. The newspaper were published and distributed during the communications and the moment lockdown. तो यानी कोर्ट ने बोला है कि no doubt the imposition of these all restrictions, internet shutdown, giving the chilling effect on the press as well as the freedom of speech and expression, no doubt. But in this case, the state had claimed the newspapers are being printed and circulated. तो अनुराधा बासिन जो हैं वो इस केस में ऐसा कुछ खास एक प्रूव नहीं कर पाई कि पेपर छपे नहीं है, तो पेपर तो छपे हैं। हाँ, अनुराधा बासिन ये कह रही थी कि जो क्वालिटी का पेपर या जो नंबर ऑफ द पेजेस वो चाह रही थी, शायद वो पब्लिश नहीं कर पा रही उस एक्सटेंट तक। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स था। तो यहाँ से टेक अवे क्या हुआ इसका, इस पूरे इसका कीवर्ड जो मैंने 3 लिखे हैं शायद, इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट सर्विस वुड बी इलीगल, टेक अवे पहला। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेट शटडाउन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत ही जरूरी हो, और जितने जरूरी हो, देखिए एक तो कितना इंटरनेट बंद करना है, कहाँ करना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है, तो it gives you the necessity and the proportionality test. Third, the freedom of expression online enjoyed the constitutional protection. Yani freedom of speech and expression through internet is the one facet of the Article 19(1)(a), freedom of speech and expression. Now it is well settled. But point to be noted here in this case, accessibility to internet is still not declared as a fundamental right.
which has been upheld as a human right in US few years back, because directly such questions was not raised by the petitioner in this case. This was also observed by the Supreme Court in this case. और जो चीज़ ना पूछी हो तो जनरली जुडिशरी उसको अवॉइड करती है, जो सीधा सीधा ना उसमें है वो। तो खैर ये विद दिस वी आर ओवर विद द टुडेज केस। फिर भी मैं इसमें 2-3 बातें और आपको बताना चाहूँगा। इस पर मिक्स्ड आउटकम आया, क्या लगा? तो देखिए कोर्ट ने ऐसा भी कुछ नहीं बोला कि अनुराधा बासीन के फेवर में ही डिसीजन दे दिया। कोर्ट ने एक मिक्स डिसीजन दिया कि आप कीजिए सारा कुछ, आपका राइट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बट डू जुडिशियसली बेस्ड ऑन द नेसेसिटी एंड प्रपोर्शनैलिटी। तो दिस इज द मिक्स्ड आउटकम। आई थिंक आपको केस क्लियर हो गया। अब इसके इस डिसीजन को कुछ और केसेस में साइट किया है उसके बाद, जैसे एक टी गणेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर हमें टाइम मिला तो उसको देख लेंगे। मनोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवलखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी चल ही रहा है। ये मनोहर वाला शायद जो इजराइल का स्पाईवेयर था पेगासस, शायद ये वो केस हो, अगर टाइम मिला तो हम इसको भी देखेंगे। उस केस में भी इसको साइट किया गया, क्योंकि कोर्ट देखिए क्या है, जनरली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने से रिस्ट्रेन रहता स्टेट कोर्ट में ऑन द प्ली ऑफ द यू कैन से द सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करता है कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं प्रोड्यूस इट, जैसे आपका रफेल डील जो हुई थी उस भी कोर्ट में आया था, तो कोर्ट हैड showed the all documents, but the state producing the confidential document, the only judge can see, not the other party. So okay, with this we are over today's case. Thank you.